सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। तो आज की इस कक्षा में हम कुछ खास करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपके साथ एक खेल खेलने जा रहे हैं। क्या आप तैयार हो? जी हाँ। ओके, ठीक है। तो चलिए, मैं ऐसे दो पक्षियों के नाम लूंगा और आपको उनकी ध्वनि यानी कि आवाज़ को निकाल कर मुझे सुनाना है। तैयार हो? जी तो सर। सबसे पहला जो पक्षी है उसका नाम है कोयल। कोयल की आवाज़ निकालो बेटा। कू कू। ओके, ठीक है। उसके बाद कौवे की आवाज़ निकालो। का का। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बाकी बच्चे मुझे ये बताएं कि आपको इन दो ध्वनियों में से कौन सा ध्वनि सबसे पसंद आया? बताओ बेटा। कोयल की। कोयल की। और बाकियों को? ओके, बाकी को भी कोयल की। ऐसा क्यों? यानी कि हम सब एक अच्छा ध्वनि सुनना चाहते हैं। जब हम कोई अच्छा ध्वनि सुनते हैं तो हमारे मन में एक अलग उत्साह पैदा होता है, हमें खुशी होती है। वहीं दूसरी ओर जब हम एक कर्कश ध्वनि सुनते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है ना? हमारा मन वहाँ नहीं लगता है, जीने की एक इच्छा नहीं होती। जब आपको कोई डांटता है तो क्या आपको सुनना पसंद है? नहीं। नहीं। आपसे जब कोई प्यार से बात करता है तो आपको पसंद है कि नहीं? पसंद आता है। हाँ, तो यही है अंतर कि एक कर्कश और एक मधुर ध्वनि में। तो आज का जो हम पाठ करने जा रहे हैं उसका नाम भी कुछ ऐसा ही, उसका नाम है ध्वनि। क्या है? ध्वनि। जी हाँ, ध्वनि। ध्वनि मतलब आवाज। तो आप तो आज का जो हम एक कविता पाठ करने जा रहे हैं, इस कविता का नाम है ध्वनि। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहला एक सवाल है। आप किताबें ध्यान से देखो और बताओ कि इस कविता को लिखने वाले कवि या कवित्री कौन है। तो इस कविता को जिन्होंने लिखा है उनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला इनका उपनाम है। तो आपको बता दूं, इनके बारे में थोड़ा इनका परिचय दे दूं, इनका जीवन परिचय दे दूं। इनका जन्म 21 फरवरी 1899 में पश्चिम बंगाल, जिसे कवियों की जन्मभूमि कहा जाता है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। तो आप सभी अपने किताब पर देख लो और ध्यान से देखना। मैं कहूंगा उसके बाद आप मेरे साथ दोहराना, ठीक है? जी तो सर। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। अभी अभी ही तो आया है, अभी अभी ही तो आया है। मेरे वन में मृदुल वसंत, मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी ना होगा मेरा अंत। अभी न होगा मेरा अंत। तो ठीक है बेटा, मैं आपको इसको मतलब बता देता हूँ कि कवि कहना चाह रहे हैं कि अभी उनका अंत नहीं होगा, अभी वो मरने वाले नहीं है, बहुत लंबा जीना है उन्हें। क्यों? क्योंकि उनके वन रूपी मन में उन्होंने अपने मन की तुलना एक वन से की है। वन का पर्यायवाची शब्द जैसे कि उपवन हो गया, बाग बगीचा। तो कह रहे कि अभी अभी उनके वन में, उनके मन में वसंत ऋतु का आगमन हुआ है। और वसंत का मतलब होता है जब प्रकृति में नए पेड़ पौधे उगते हैं, कलियां फूल बन जाते हैं, हरे भरे पत्ते उग जाते हैं। तो यहाँ पर कभी इस चीज को हम इंसानों से जोड़कर कहना चाहते हैं कि वसंत ऋतु जैसे ही प्रकृति के लिए एक वरदान है, उसी तरह हम इंसानों के लिए आशा, उम्मीद की एक किरण, ये एक वरदान है। कभी कहना चाहते हैं कि वो अभी उनका अंत नहीं आया है, बहुत लंबा जीना है उनको, क्योंकि उनके अंदर वो उम्मीद आ गई है, अब वो जीना चाहते हैं। उसी तरह उनके वन में वसंत ऋतु का आगमन हुआ है और वसंत ऋतु के आगमन से प्रकृति में एक अनोखा सुंदर फैल जाता है। तो चलिए कविता को और आगे पढ़ते हैं। हरे हरे है पात, हरे हरे पात, डालिया कलिया कोमल घात। डालिया कलिया कोमल घाट। गात, गात गात। बोलना है बेटा। गात। गात। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्यूष मनोहर। जगह एक प्रत्युष मनोहर। बहुत बढ़िया बेटा। तो ठीक है बेटा, आप जरा ये जो दूसरा पंक्ति है उसे पढ़कर सुनाओ। चलो ठीक है, अच्छा पढ़ा। ठीक है बेटा। तो कहीं कहीं आपने थोड़ी बहुत गलतियां की है, उसे सुधार कर देते हैं हम। आप हमें ध्यान से सुना बस। हरे हरे ये पात, डालिया कलिया कोमल गात,
मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। तो इस पंक्ति का अर्थ क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। जो पात पात यानी कि पत्ते, ठीक है, और कभी ने यहाँ पात को बहुवचन के रूप में यानी कि एक से अधिक के रूप में इस्तेमाल किया है। जो पत्ते वसंत ऋतु में नए नए खिलते वो कैसे होते हैं, हरे रंग के होते हैं। तो जो डालियाँ है जो कलियाँ है वो बहुत ही कोमल, एक शरीर जैसे हमारे एक बच्चे का शरीर होता है जब वो पैदा होता है बहुत ही कोमल होता है उसका शरीर। तो जैसे वसंत ऋतु आता है जो नए पत्ते खिलते नए डालियाँ खिलती है जो नई कलियाँ खिलती है वो बहुत ही एक शरीर की तरह कोमल होता है। वैसे ही जैसे इंसानों में जब एक नया ऊर्जा नई उम्मीद की एक किरण पैदा होती है तो एक नया जब रूप लेता है वो बहुत ही कोमल होता है। तो धीरे धीरे हम उसको एक कठोर रूप देते हैं, एक विशाल पेड़ में वो तब्दील हो जाता है। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। कवि इस पंक्ति में ये कहना चाहते हैं कि वे अपने कर यानी कि हाथ, ठीक है, कर यानी कि हाथ, जो हमारे हाथ है, तो कवि कहना चाहते हैं कि जो जो कलियां सो गए हैं, जो कलियां सो गए हैं, जो फूल सो गए हैं, उन पर अपने कोमल हाथों को, मृदुल अर्थात कोमल हाथों को फेरना चाहते हैं उनके ऊपर और उन्हें जगाकर जो प्रातः प्रत्युष, प्रत्युष का अर्थ यहाँ पे बेटा जो प्रातः काल का समय होता है, प्रत्युष यानी कि प्रातः काल यानी कि सुबह का समय। जो सुबह जब आप उठते हो तो आपको सुबह कैसा लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है ना। तो उसी तरह कवि भी अपने कोमल हाथों को उन कलियों पर फेर कर उन्हें जगाना चाहते हैं, उन्हें ये खूबसूरत प्रातःकाल, सुंदर प्रातःकाल दिखाना चाहते हैं, ठीक है। इस पंक्ति का यही अर्थ है। तो अगले जो पंक्ति है हम उसे पढ़ते हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन को अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। तो इस पंक्ति में आपको जो शब्द है यहाँ पे तंद्रालस, लालसा, इस तरह के शब्दों को रेखांकित करना है, ठीक है। इसका अर्थ आपको जानना है। तंद्रालस का मतलब जैसे आप नींद से जब उठते हो तो आप आलस में होते हो कि नहीं, तो उसे तंद्रालस कहते हैं। लालसा यानी कि इच्छा को कहते हैं। तो कवि कहते हैं कि जो फूल, जो पुष्प, पुष्प का अर्थात, पुष्प का अर्थ यहाँ पे है, पुष्प का अर्थ है फूल, यानी कि जो फूल सो गए हैं, जो नींद में है, अब भी उन्हें सोने की इच्छा है। कभी उनके नींद को, उनके उस आलस्य को खींचना चाहते हैं और उनको एक नया जीवन देना चाहते हैं, उनमें अमृत भरना चाहते हैं और उनके जीवन को हर्षोल्लास से भर देना चाहते हैं। तो इस तरह हमारे बहुत सारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी जिन्हें स्कूल आने की इच्छा नहीं करती होगी, उनके पापा मम्मी उन्हें कहानियाँ सुना के उनके अंदर एक हर्षोल्लास भर देते हैं कि बेटा स्कूल जाओ, टीचर आपको बहुत सारे तोहफे देंगे, आप अपने दोस्तों से मिलोगे। तो उसी तरह कवि भी उन फूलों को, उनके अंदर जो आलस्य है उनको खींच कर उनमें एक अमृत, अमृत यानी कि जिसको पीकर एक इंसान अमर बन जाता है, जो मरता ही नहीं है। तो उसी तरह कवि उनके आलस्य को खींचकर, उन पुष्प के आलस्य को खींचकर उनमें एक नव जीवन, नया जीवन भर देना चाहते हैं। अंतिम पंक्तियां हम पढ़ने जा रहे हैं, उसे ध्यान से सुनिएगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हे मेरे वे जहां अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। तो कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि अनंत जिसका कोई अंत नहीं है, द्वार यानी कि दरवाजा, द्वार यानी कि दरवाजा। तो कवि उन फूलों को, उन बगीचों में जितने भी फूल हैं उनको एक द्वार यानी कि रास्ता दिखा देना चाहते हैं। जिस तरह वो कहना चाहते हैं, इससे वो ये भी कहना चाहते हैं कि जो बच्चे आलस्य में डूब गए हैं उनके अंदर नव जीवन की एक ऊर्जा भरकर उनको एक ऐसा द्वार दिखा देना चाहते हैं जहां से उन्हें हमेशा सफलता हासिल हो। और एक बार जब सफलता हासिल हो जाती है तो हमारे अंदर एक नया उमंग पैदा हो जाता है। तो कभी बस यही कहना चाहते हैं कि उनको एक द्वार देना चाहते हैं, उनको एक ऐसा जहां दिखा देना चाहते हैं जहां कोई अंत ना हो, जहां सफलता का कोई अंत ना हो और जहां मजे ही मजे आ जाए। जैसे आपको कक्षाओं में मजे आते हैं, जब आपके टीचर आपको अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, आपको खेल कर पढ़ाते हैं, आपको जब बाहर ले जाते हैं तो आपको मजा आता है कि नहीं, आप दिन भर खेलना चाहते हो। सही कहा ना मैंने, सही कहा कि नहीं? हाँ सर। हाँ, तो उसी तरह कभी भी उन पुष्पों को, उन प्रकृति की सभी चीजों को हम मनुष्य के अंदर उन नव जीवन का अमृत
संचार कर देना चाहते हैं और हमें वो अनंत रास्ता दिखा देना चाहते हैं जहाँ सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हो, जहाँ कोई अंत ना हो। तो कवि ये कहना चाहते हैं कि अभी ना होगा मेरा अंत, मैं अभी नहीं मरूंगा, मेरा अंत इतना समीप नहीं आया है, मुझे और जीना है। तो इस पूरे कविता में कवि बस यही कहना चाहते हैं, प्रकृति के माध्यम से हम युवाओं को, चाहे बूढ़े हो चाहे बच्चे हो कोई भी हो, हम इंसानों को बस यही संदेशा देना चाहते हैं कि हमें हमेशा आशावादी रहना है। आशावादी का अर्थ है कि यानी कि हमें हमेशा अच्छा सोचना है, नहीं मैं कर सकता हूँ। निराशावादी कभी नहीं बनना है आपको। जब आप एक बार निराशावादी बन जाते हो तो आपके अंदर जो हिम्मत है आप वो भी खो देते हो। तो कभी बस यही कहना चाहते हैं कि हम सबको आशावादी वाला मार्ग अपनाना चाहिए और हमारा अंत अभी नहीं आया है, हमें बहुत कुछ करना है। जैसे एक प्रकृति में वसंत ऋतु ने पूरे प्रकृति को हरा भरा कर दिया है, वैसे ही एक अच्छा सोच हम पूरे इंसानों को एक अच्छा जीवन दे सकता है, हमारे जीवन में अमृत घोल सकता है और हमारा अंत कभी नहीं होगा। बस आपको ये सोच रखना है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आज के इस कविता से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और हाँ, कविता को मात्र आपको याद नहीं करना है, इस कविता को जाकर आप अपने घर पर अपने परिवार वाले को बताओ, इसे याद करो। गाने के माध्यम से भी आप इस कविता को याद कर सकते हो। तो अगले कक्षा में हम इस कविता को गीत के माध्यम से पढ़ेंगे और गाएंगे, ठीक है। और हाँ, आप सभी के लिए कार्य है आज का, आप इस कविता को एक चार्ट पेपर पर अच्छे से लिखकर उसके चारों तरफ अच्छे से उसे डिजाइन करके यहाँ पर कुछ सजाकर आप अच्छे से उसे लिखकर लाओगे अगली कक्षा में, ठीक है बेटा। आया समझ में? जी सर। ठीक है, आपसे दोबारा जरूर मिलेंगे बच्चे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।